अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आईपीओ के लिए पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए क्या जरूरत है, अपना प्राइवेट इक्विटी या इनसे ही काम क्यों नहीं चला ले। तो इसका ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये प्राइवेट इक्विटी या वीसीज और इन सब से पॉसिबल नहीं है। आपको जरूरत क्या है, आपको अगेन कुछ कैपेक्स करना है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने बात करी थी, या फिर आपको जो डेट अगर आप लेने जाते हैं वो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे वापस। लेकिन आप आईपीओ से जो पैसे रेज करेंगे वो आपको वापस नहीं करने। बेसिकली आपकी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होगी, यानी कि आपके जितने आप मान लीजिए पहले अगर आपके पास 75% शेयर थे तो वो डाइल्यूट होके 60% भी रह सकते हैं अगर आपने 15% इक्विटी अपनी डाइल्यूट करी है तो। रीजंस और भी क्या होते हैं जो हमने पहले भी बात करी थी, एग्जिट टू अर्ली इन्वेस्टर्स, यानी कि जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देते हैं और ऊंचे प्राइस पे, बिकॉज उन्होंने जब इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए कंपनी की वैल्यू 10-15 करोड़ थी, जब आईपीओ करने आया उसकी वैल्यू बढ़ के 100 करोड़ हो गई है या 5,000 करोड़ हो गई है, तो उनको एक एग्जिट मिल जाएगी विद हैंडसम रिटर्न्स। एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको ईसॉप्स इश्यू किए जाते हैं और वो भी यहाँ पे मदद करते हैं कि आपको उनको भी एक एग्जिट मिल जाती है। और इम्प्रूव विजिबिलिटी, यानी कि आपको कंपनी को थोड़ा मार्केट में दिखाई देता है कि हाँ ये कंपनी आईपीओ लेके आई है तो मतलब ये अच्छी कंपनी होगी, एक धारणा बन जाती है लोगों की। मर्चेंट बैंकर्स, अब मर्चेंट बैंकर्स आपने नाम सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर जिनको बोलते हैं, बेसिकली उनका प्राइमरीली यही काम होता है कंपनीज को मार्केट में लेके आना, आईपीओ लेके आना उनको मर्चेंट बैंकर्स भी बोला जाता है, उनको बुक रनिंग लीड मैनेजर्स या लीड मैनेजर्स भी बोला जाता है। तो एक बैंक को अपॉइंट करती है कंपनी बेसिकली टू लीड द आईपीओ, कि उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन से लेके और भी जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, लीगल कंप्लाइंसेस इन्वॉल्व हैं, वो उस बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है। साथ ही साथ और भी इसमें कुछ जिम्मेदारी होती है जो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो ड्यू डिलिजेंस करती है कंपनी की कि जो भी लीगल कंप्लाइंसेस हैं एक पब्लिक कंपनी के होने के, क्या वो कंपनी वो फॉलो कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो उनको सुझाव देते कि ये आप ठीक कर लीजिए, एचआर प्रैक्टिसेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह उसमें मदद करती है। फिर एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशू करती है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं जिसमें एक मेन डॉक्यूमेंट होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको डीएचआरपी भी बोलते हैं। तो अब इस डीएचआरपी में होता क्या है, बेसिकली कंपनी जितने भी सालों से काम कर रही है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा होता है कि इतना आपने इस साल में रेवेन्यू किया, फिर इतना प्रॉफिट किया, और इंडस्ट्री का ओवरव्यू होता है। और इस डॉक्यूमेंट को आप किसी भी आईपीओ का, मान लीजिए आपको जैसे पेटीएम का देखना है तो पेटीएम डीएचआरपी आप ऐसे डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ये फर्स्ट लिंक पे ही आपको डीएचआरपी रेड हेरिंग पर्सपेक्टिस पेटीएम का मिल गया। अब इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, कंपनी के क्या जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से लेके मतलब सारी डिटेल इसमें आपको, कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है कंपनी का और किसकी कितनी शेयर होल्डिंग है, मार्केट के बारे में कि इनके क्या क्या सर्विसेज हैं, सब कुछ इसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कोई भी कंपनी को उठा के आप सीधे गूगल पे डालिए, कंपनी का नाम और डीएचआरपी आपको मिल जाएगा। तो ये काम हो जाता है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम जो उनका रहता है इन्वेस्टमेंट बैंक का, अंडर राइटिंग शेयर्स। अंडर राइटिंग शेयर से सीधा सीधा ये मतलब है कि वो आईपीओ को अंडर राइट कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए हमने कंपनी जो है 10 लाख शेयर बेच रही है अपने आईपीओ में और उसमें से सिर्फ 8 लाख शेयर बिके और की डिमांड ही नहीं आई, तो यहाँ पे जो मर्चेंट बैंकर है उसने अगर इसको अंडरराइट किया है तो बाकी के 2 लाख शेयर इनको खरीदने पड़ेंगे। और इसके लिए एक थ्रेशोल्ड डिसाइड होती है। मान लीजिए इस केस में जैसे हमारे एग्जाम्पल में जहां 10 लाख शेयर इशू हो रहे थे, 5 लाख का थ्रेशोल्ड हो सकता है। 5 लाख के थ्रेशोल्ड के नीचे अगर डिमांड आई तो फिर आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 5 लाख से ऊपर आई लेकिन और 10 लाख से कम आई डिमांड, तो अंडरराइटर जो भी है मर्चेंट बैंक वो खरीदेगा।
और इसका एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है जनरली, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 514 से 541 तक का प्राइस बैंड। इसके बाद रोड शो करने में मदद करती है। रोड शो से यहाँ पे मतलब है जो आईपीओ की मार्केटिंग होती है, आप टीवी पे ऐड देखते हैं। बड़े प्रेजेंट जो इन्वेस्टर्स है जैसे एलआईसी हो गए, इन सबको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आप जा के प्रेजेंटेशन देते हैं कि देखिए हमारी कंपनी इतनी बढ़िया है, आप आईपीओ में भाग लीजिए। और बाकी जो रजिस्ट्रार्स, बैंकर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इनको भी ये अपॉइंट करते हैं। तो ये कुछ पार्टी रहती है जिसका मेन जो शो है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक और मर्चेंट बैंक जिसको बोलते हैं, वो रन करता है आईपीओ का। सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होते हैं? बेसिकली सबसे पहले कंपनी जिसे आईपीओ जाना है वो एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगी। उसके बाद सेबी के पास जाएंगी अपना स्टेटमेंट लेके कि भैया हम ये सब हमारा देख लो और इसलिए हम जाने वाले हैं आईपीओ देने। तो वहां पे अपना वो देती है। सेबी से जैसे ही इसको परमिशन मिलती है तब ये अपना डीआरएचपी जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग पर प्रोस्पेक्टस जो अभी हमने पेटीएम का देखा था, उस तरह का एक डॉक्यूमेंट देती है जिसमें ये सारी चीजें कवर होती है। एस्टिमेटेड साइज ऑफ आईपीओ कि कितने का आईपीओ लेकर आ रहे, कितने करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप पब्लिक को देने वाले हैं, और कंपनी क्यों जाना चाहती है पब्लिक, और जो पैसा रेज होगा उससे वो क्या करने वाली है। तो ये सारा कच्चा चिट्ठा यहां पे दिया जाता है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आगे रेवेन्यू कैसे आने वाला है और एक्सपेंसेस क्या क्या होने वाले हैं। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हमने देखा सारे स्टेटमेंट आपको। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, बेसिकली वो जो हमने देखा था कि इंडस्ट्री का क्या ओवरव्यू है। मान लीजिए जैसे हम पेटीएम की बात करें तो ओवरऑल फिनटेक स्पेस में कौन कौन से इनके कंपिटिटर हैं, कैसे ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इंडिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, तो इस तरह से बताते हैं। फिर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, कि आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे रिस्क भी इसमें आ सकते हैं। और मैनेजमेंट की डिटेल, कि कौन कौन की पर्सनल है मैनेजमेंट में, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, ये सब, और उनका बैकग्राउंड। फिर मार्केट होता है आईपीओ, जैसे हमने कहा रोड शो होता है, टीवी पे, प्रिंट, अखबार वगैरह में आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो सब यहाँ पे चलता है। इंस्टीट्यूशंस जो बड़े बड़े हैं उनको जा के लोग प्रेजेंटेशन देते हैं कि इतना बढ़िया आईपीओ है, इन्वेस्ट कर लो। टीवी पे आपको ऐड भी आजकल देखने को मिलते हैं। फिर जो प्राइस बैंड है वो डिसाइड किया जाता है। प्राइस बैंड बेसिकली एक रेंज होती है, ज्यादा बड़ी रेंज नहीं, जैसे मान लीजिए अगर 500 से 515, 520 इस टाइप की एक रेंज होती है जिसमें आपको उस प्राइस को कोट करना होता है। कि ये बेसिकली बुक बिल्डिंग प्रोसेस इसको बोला जाता है। देखिए जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, मान लीजिए जो हमने एग्जांपल दिया कि 500 और 520 के बीच की एक प्राइस रेंज दे दी। अब कुछ लोग 500 पे अप्लाई करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं 510, कुछ करेंगे 520। तो एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है बेसिकली कि कौन सा बेस्ट प्राइस है जिसपे ज्यादा से ज्यादा लोग लेना चाहते हैं। जनरली ये अपर बैंड पे ही लोग अप्लाई करते हैं। मान लीजिए 500 से 520 का है तो 520 पे लोग अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनको आईपीओ मिले। ऐसा ना हो कि उनकी बिड कम हो और प्राइस आईपीओ उनके हाथ से शेयर्स ना लगे। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा और फाइनल प्राइस जो भी डिसाइड होता है उस पे वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है। अब जैसे ही कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है वो कहलाता है सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज द ओनली प्राइमरी मार्केट। यानी कि पहली बार शेयर्स आप प्राइमरी मार्केट में लोगों को उस प्राइस पे बेच रहे हैं। अब एक बार जब लिस्ट हो गया तो हमेशा जो बाइंग और सेलिंग होगी एक्सचेंज में वो किसी ना किसी दो लोगों के बीच में होगी या इंस्टीट्यूशंस के बीच में होगी। यानी कि अगर मुझे आईपीओ में शेयर्स लग गए, अब मैं उसे बेचूंगा तभी कोई दूसरा पर्सन उसको खरीद पाएगा, कंपनी से डायरेक्ट नहीं खरीद रहा है। इसीलिए हमेशा एक्सचेंज पे जो भी डील्स होती है उनको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। ओनली फर्स्ट टाइम जब कंपनी इश्यू करती है शेयर तब कोई कंपनी से डायरेक्ट खरीदता, अदरवाइज एनी टाइम अब आप जाके चाहे कोई भी रिलायंस, इन्फोसिस, किसी के भी आप शेयर्स खरीदेंगे वो हमेशा सेकेंडरी मार्केट में खरीदेंगे, क्योंकि कोई सामने बेच रहा होगा तभी आप खरीदेंगे, या आप बेच रहे होंगे तो कोई थर्ड पर्सन उसको खरीदेगा या इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा और कुछ खास होता नहीं है आईपीओ में, बस इतना ही प्रोसेस है। जो कुछ जार्गन है जो चलती हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन, बेसिकली आप मान लीजिए आप कंपनी बोली कि हम 1 लाख शेयर्स मार्केट में आए हैं बेचने के लिए और इशू करने के लिए, लेकिन जो
बिड आती है, यानी कि जो लोगों ने अप्लाई किया है आईपीओ में सिर्फ 90,000 की, तो इसको माना जाएगा अंडर सब्सक्राइब। मतलब जितना कंपनी देना चाहती थी शेयर, जितने इश्यू करना चाहती थी, उससे कम की डिमांड आई, तो अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सीधा सीधा मतलब है कंपनी में लोगों को दम नहीं लग रहा कि ये आगे चल के अच्छा कर सकती है। तो ऐसे कई आईपीओ आते हैं जो अंडर सब्सक्राइब रहते हैं। और कुछ आईपीओ जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कि 2 लाख शेयर्स कंपनी लेके आई और डिमांड आ गई 4 लाख शेयर्स की, कि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तब उसको माना जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन और बोला जाता है कि 2x ओवर सब्सक्राइब्ड है। और इससे ज्यादा डिमांड 3x 4x 5x आती है, तो समझ जाता है कि खरीदने वाले बहुत हैं, और लेकिन जो कंपनी शेयर्स दे रही है वो लिमिटेड है। तो ऐसा हमने बहुत देखने को मिला था जब ये न्यू एज कंपनीज नायका वाइका आ रही थी, तो लोग मार मार के लेने को तैयार थे, लेकिन आज के टाइम पे आपको प्राइस वो अच्छा मिल रहा है, उससे कई गुना कम मिल रहा है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है तो अच्छा ही मिलेगा। ग्रीन शो ऑप्शन क्या होता है? बेसिकली कि जितने शेयर्स उसने बोला था कि हम 1 लाख शेयर्स अगर देना चाहते हैं, मार्केट में इश्यू करना चाहते हैं, तो ग्रीन शो ऑप्शन की मदद से वो थोड़ा 10-15% और एक्स्ट्रा दे सकता है बेस्ड ऑन डिमांड। तो जनरली ये 15% का होता है कि इस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एडिशनल शेयर्स भी मार्केट में कंपनी दे सकती है। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ बेसिकली वही मतलब हो गया कि आप आईपीओ एक फिक्स प्राइस पे लेके आ रहे हैं, रेंज पे नहीं लेके आ रहे हैं। प्राइस बैंड और कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे जो सिंपल हमने समझा, प्राइस बैंड क्या होता है कि जो रेंज जिसमें आपको बिड करनी होती है कि 100 से लेके 130 के बीच में अगर मार्केट, तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है और बेसिकली उसके मर्चेंट बैंकर पे डिपेंड करता है कि उस कंपनी की वो कितनी वैल्यू लगा के मार्केट में लेके आ रहा है। और कट ऑफ प्राइस होता है जिस प्राइस पे वो लिस्ट होती है। मान लीजिए अगर 100 से 130 का प्राइस बैंड था और लिस्ट हुई 125 पे, तो 125 कट ऑफ प्राइस हो जाएगा। और आज के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे आईपीओ मार्केट में आए हुए हैं। आपको कुछ नहीं, एक बार लिस्ट ऑफ आईपीओ डालेंगे, आपको यहाँ पे आ जाएगा गूगल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनरॉन, रेडिएंट और ये सारे जो जितने भी आईपीओज हैं अभी आने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझ जरूर आता है कि जरूरी नहीं है जो आईपीओ कंपनी लेके आ रही है वो सही प्राइस पे मिल रहा हो, क्योंकि जितने भी आपने कंपनीज, न्यू एज कंपनीज आपने देखी थी, पेटीएम, कार ट्रेड, आपका पॉलिसी बाजार, जोमैटो, जितने प्राइस पे लिस्ट हुए थे ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद भी उतने ही प्राइस से आधे पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। कोई भी कंपनी आप उठा के देख लीजिए। पेटीएम की बात करें, पेटीएम शेयर प्राइस अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए ईयर टू डेट मैक्स में भी डालेंगे, ये देखिए कितने पे 1500 पे लिस्ट हुआ था, फिर 1700 पे गया और आज के टाइम पे सिर्फ 500 रुपए का रह गया है। जोमैटो की बात करें, शेयर प्राइस यहां पे भी आप देख सकते हैं, मैक्स में करें 100 रुपए पे 126 पे लिस्ट हुआ था, थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद कभी भी अपने उस प्राइस तक नहीं पहुंच पाया और आज के टाइम पे 58 रुपीज पे चल रहा है, -53%। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं है कि आईपीओ में आपको बेटर प्राइस मिलता है। आप खुद सोचिए, मैं कंपनी अपनी चला रहा हूं और मुझे आईपीओ जब उसका लेके आना होगा तो मैं तो अपने बेस्ट प्राइस पे लेके आऊंगा जिससे मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिल सके। तो हमेशा मतलब मैं पर्सनली यही फॉलो करता हूं कि कभी भी आईपीओ में जाके प्राइस पे नहीं खरीदता, क्योंकि वो हमेशा ही ओवर वैल्यूड होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक आधा केस हो सकता है जैसे आईआरसीटीसी वगैरह का, डीमार्ट का, जहां पे आपको मिल जाएगा कि प्राइस अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 में से 8 कंपनी आपको ऐसी ही मिलेंगी जो अपने आईपीओ प्राइस पे जिस पे लिस्ट होती हैं उससे आपको कम दाम पे आराम से सेकेंडरी मार्केट में कुछ समय बाद लेने को मिल जाएंगे। तो ये तो रहा आईपीओ का पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। हमने यहाँ इस चैप्टर में बेसिकली ये समझा कि आईपीओ में कंपनी कब जाती है, बेसिकली फंड रेज करने के लिए, जो भी कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह करने होते हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देने के लिए, और थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में। मर्चेंट बैंकर जो है की पार्टनर होता है इस पूरे आईपीओ प्रोसेस का, सारा शो वही रन करता है। सेबी आईपीओ प्रोसेस को रेगुलेट करती है और उसका एक फाइनल से होता है कि कंपनी आईपीओ जा सकती है या नहीं।
और इन्वेस्टर जो है आईपीओ में खरीदने से पहले उसका डीएचआरपी जो होता है, डीआरएचपी सॉरी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग पर्सपेक्टिव, उसको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तभी एक आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि कंपनी का आगे फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। और मोस्ट ऑफ द आईपीओ इंडिया में बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो हमने बात करी, एक प्राइस बैंड जो दिया जाता है उसके थ्रू ही आते हैं। तो ये तो रहा पूरा आईपीओ का सिस्टम। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा अगर अच्छे लाइक्स आते हैं वीडियो पे। और यूट्यूब उसको प्रमोट भी करती है बाकी लोगों के जो लोग जानना चाहते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड से हम आ जाएंगे मेन जो स्टॉक मार्केट में कैसे प्राइस मैकेनिज्म, कैसे बाई सेल होता है, उसका मैं डेमो भी दूंगा, लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ आईपीओ से पहले और क्यों इन्वेस्ट करना है और मार्केट में कौन कौन मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब हमने सीखा। नेक्स्ट एपिसोड से हम और डिटेल में जाके देखेंगे कि प्राइस कैसे एक स्टॉक का डिसाइड होता है, और प्राइस और स्टॉक मार्केट में इंडेक्स क्या होता है वगैरह वगैरह, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्या होता है, सब जानेंगे इस एपिसोड में। जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।